जो ADHD जिनको होता है और ख़ासकर जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं और वो स्कूल टाइम अपना निकाल लेते हैं अपनी इंटेलिजेंस की वजह से, बट उतना परफॉर्म नहीं कर पाते जितना कि वो कैपेबल होते हैं। और इनको भी यही लग रहा था। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में भी जो क्राइटेरिया होते हैं उसमें कंसंट्रेशन आता है, फिर उसके बाद जो है उसमें इम्पेशेंस आती है, रेस्टलेसनेस आती है। तो कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि इनको जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। या अगर समराइज़ किया जाए इसको तो वो ये है कि ADHD में हाइपर एक्टिविटी होगी, इम्पल्सिविटी होगी, इनअटेंशन होगी, और इसका जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो स्टिमुलेंट्स हो या मिथाइलफेनिडेट होगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक 32 साल के मेल की जिन्होंने मुझे दिखाया और उन्होंने मुझे शिकायत की कि वो अपनी जॉब को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने में भी उनको दिक्कत आती है और हमेशा वो थोड़े कंसंट्रेशन में उनको इशू रहता है और हमेशा जो है दिमाग हमेशा चलता रहता है, एक के बाद दूसरी बात जो है वो सोचता रहता है, जिसके लिए ऑलरेडी उन्होंने दिखाया हुआ था और उनका डायग्नोसिस GAD बना हुआ था, जिसके लिए वो ऑलरेडी वो मेडिसिन ले भी रहे थे पिछले 2-3 महीने से, बट उनको कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा था। तो उनको लगा कि मुझे एक सेकंड ओपिनियन ले लेना चाहिए या मेडिसिन मुझे अपनी चेंज करा लेनी चाहिए। और काफ़ी हद तक उनके जो सिम्टम्स थे वो मैच भी कर रहे थे जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर से, क्योंकि जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या होते हैं, या चिंता करना, नेगेटिव सोचना, मतलब ओवर थिंकिंग करना, एक बात ख़त्म होती है तो दूसरी बात चलने लगना, और उसके बाद हमेशा जो है दिमाग जो है वो नेगेटिव रहता है, उसमें कंसंट्रेशन की दिक्कत भी आती है, नींद की परेशानी आती है, रेस्टलेसनेस रहती है, उसके बाद चिड़चिड़ाहट रहती है, और जो मसल्स जो हैं वो हमेशा थकी सी रहती हैं, क्योंकि पूरी बॉडी जो है वो थोड़ी स्टिफ रहती है और एक थकावट सी रहती है। तो मैंने ये सारे सिम्टम्स उसके साथ शेयर किए, तो उन्होंने कहा कि दिख रही है सर, मुझे कंसंट्रेशन की दिक्कत तो रहती है, मेरा दिमाग चलता तो रहता है और मुझे नींद की परेशानी भी रहती है, लेकिन मुझे थकावट नहीं होती और मुझे घबराहट भी नहीं होती, और ना ही मेरी मसल्स जो हैं वो बड़ी टेंस होती हैं, तो मैं तो बल्कि ओवर एक्टिव फील करता हूँ। जब उन्होंने ओवर एक्टिव वर्ड यूज़ किया तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए कि जब आप स्कूल में थे तब आप कैसे थे। तो कहता तब भी मेरी टीचर मुझे बोलती थी कि तू बोलता बहुत है, टिक के नहीं बैठता, तेरे में शांति नहीं है, और बाकी सारी चीज़ें उन्होंने जब मुझे बताई तो मुझे डाउट होने लगा कि इनको जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर ना हो, कि ADHD ना हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो ADHD जिनको होता है और ख़ासकर जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं और वो स्कूल टाइम अपना निकाल लेते हैं अपनी इंटेलिजेंस की वजह से, बट उतना परफॉर्म नहीं कर पाते जितना कि वो कैपेबल होते हैं। और इनको भी यही लग रहा था कि जॉब में मैं वो नहीं दे पाता जो एक्चुअली मैं देने का कैपेबल हूँ। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो प्रमोशन नहीं मिल रही, और इम्पल्सिविटी और इम्पेशेंस है, तो वो सुपीरियर से लड़ाई हो जाती है, और रिलेशनशिप में भी इसीलिए दिक्कत आती है फ्रेंड्स के साथ, और जॉब में भी इसी से दिक्कत आती है। तो मैंने उनको कहा कि दोस्त, हो सकता है कि तुम्हें जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर ना हो बल्कि एडल्ट ADHD हो, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमारी बुक्स में भी लिखा हुआ है कि कई बार जिन लोगों को ADHD होता है, खासकर एडल्ट ADHD होता है, उनको मेनिया या फिर जो है GAD मिस डायग्नोज हो जाता है, और उनका ट्रीटमेंट उन लाइन्स पे जब शुरू होता है तो उनमें वो इम्प्रूवमेंट नहीं आती जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो मैंने फिर उनके साथ जो है ADHD के सिम्टम्स को गो थ्रू किया, क्योंकि क्राइटेरिया भी थोड़े से रिलैक्स हुए हैं। पहले वो सिम्टम 7 साल से पहले प्रेजेंट होने चाहिए थे, अब DSM-5 के हिसाब से वो सिम्टम जो हैं वो 12 साल से पहले प्रेजेंट होने चाहिए। तो उसमें कई बार क्या होता है, जिनको एडल्ट ADHD होता है तो हो सकता है उनको ना याद हो कि 7 साल से पहले क्या हुआ था, लेकिन 12 साल की एज तक तो लगभग हम 7th क्लास में आ जाते हैं, तो हमें 4th 5th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड का तो हमें कुछ ना कुछ ध्यान होता ही है। तो जब मैंने उनसे सिम्टम्स डिस्कस किए, जो थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं, ADHD पे वैसे तो हमारा पूरा डेडिकेटेड वीडियो है कि एडल्ट ADHD क्या होता है और बच्चों में जब ADHD है तो वो कैसे डायग्नोज होता है। बट उसमें एक खास बात यह है कि अगर 17 साल से किसी की उम्र ज़्यादा हो तो आम तौर पे तो हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी के 9 क्राइटेरिया होते हैं, और इनअटेंशन के भी 9 क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें से 6 प्रेजेंट होने चाहिए। बट अगर किसी को एडल्ट ADHD है तो 17 में से सिर्फ 5 की ही ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो हाइपर एक्टिविटी हो चाहे वो इम्पल्सिविटी हो। तो हाइपर एक्टिविटी में क्राइटेरिया क्या होते हैं, या खासकर हाइपर एक्टिविटी प्लस इम्पल्सिविटी दोनों ही कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो इम्पल्सिविटी के 3 क्राइटेरिया होते हैं कि पेशेंट जो है वो बात बहुत करता है, मतलब वो बात बहुत करता है, ये तो हाइपर एक्टिविटी का क्राइटेरिया है, टॉकेटिवनेस। बट इम्पल्सिविटी का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है 2 लोग जब बात कर रहे हैं तो बीच में टांग अड़ा देना, पूरा अभी सवाल पूरा होना भी नहीं उसके बीच में ही बोल पड़ना, या अपनी टर्न की वेट नहीं कर पाना, चाहे वो कहीं भी आपको लाइन लगानी पड़े या कोई भी चीज़ लेनी हो। अब सिनेमा हॉल में तो आजकल लाइनें नहीं लगानी पड़ती हैं, बट एनीवे जब भी आपको लाइन लगानी हो तो आपको दिक्कत आती है।
तो उसकी वजह से ये तो हो गई इम्पल्सिविटी के। हाइपर एक्टिविटी के क्राइटेरिया क्या होते हैं? हाइपर एक्टिविटी का क्राइटेरिया क्या होता है? हाथ चलाते रहना। जब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप मीटिंग में बैठ जाएंगे तो अचानक आपको खड़ा होना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा विल पावर लगानी पड़ेगी कि मुझे आधा घंटा जो है वो टिक के ही बैठना है। या मूवी सिनेमा हॉल में मूवी देखने गए तो 1.5 घंटे में भी 2 बार बाहर चले जाएंगे, कभी पेप्सी लेने के लिए, कभी पॉपकॉर्न लेने के लिए। तो वो जो 1.5 घंटा है वो भी बैठना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद है चलने की जगह भागने का मन करता है, ऐसा लगता है जैसे चल नहीं रहे हैं ये लोग, जो हैं वो भाग रहे हैं। उसके बाद जो है टॉकेटिवनेस की तो बात हम कर ही चुके हैं, और उसके बाद ऐसा लगता है जैसे इनमें मोटर लगी हुई है, ये थकते क्यों नहीं है। बल्कि जब वो खेल भी रहे होते हैं तब भी वो बोल रहे होते हैं, मतलब जैसे शांति से कोई गेम खेलनी है तो वो नहीं कर पाते। उसके बाद मैंने कहा चलो इनअटेंशन के क्राइटेरिया भी हम रन थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद आप देख लीजिए इनमें से आप किन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये होता है कि क्लोज अटेंशन देनी है या केयरलेस या सिली मिस्टेक्स हो जाएंगी। जैसे काम करते हुए कुछ छूट जाएगा जो कि नहीं छूटना चाहिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जॉब के हिसाब से। तो वो जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो सकती हैं या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जो ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें चाहिए, वो छूट जाएंगी। उसके बाद अगर लंबे समय तक अटेंशन या कंसंट्रेशन देना, जैसे मीटिंग की ही बात कर रहे थे, तो उसमें नहीं बैठ पाएंगे, वो जो है दिक्कत आएगी उनको। सिनेमा हॉल की जैसे हमने बात की थी, तो कोई भी चीज़ जो लंबे समय का अटेंशन मांगती है तो उसमें अटेंशन देने में दिक्कत आएगी। उसके बाद है जैसे कोई बोल रहा है तो कई बार दिमाग कहीं और ही होगा तो वो सुन ही नहीं पाएंगे, ऐसा लगेगा दूसरे वाले शिकायत करेंगे कि तू तुम्हारी बात पे ध्यान ही नहीं देता, और एक्चुअली वो कहीं और ही ध्यान दे रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि इस बात पे ध्यान देना था, तो वो ध्यान नहीं दे पाते। उसके बाद है कि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाते। अगर उनको 3-4 इंस्ट्रक्शन एक साथ दे दी जाएंगी और उन्होंने नोट डाउन नहीं की, जैसे बॉस ने कहा कि पहले आपको एक्टिविटी ए करनी है, फिर बी करनी है, फिर सी करनी है, फिर डी करनी है, फिर मेरे चैम्बर में आना है कि पहले ये फाइल ले लो और उसके बाद इस फाइल को पूरा कर दो। इसके बाद जो नेक्स्ट फाइल है गुप्ता जी की वो वाली ले आना, और उस फाइल में वो 4 पेज नंबर पे ये 3 इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, उसको फॉलो कर लेना। अगर उन्होंने लिख लिया तो लकी है, अगर उन्होंने नहीं लिखा तो फिर वो गुप्ता जी की फाइल में वो जो 3 इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं उनको पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी जॉब जो है वो बार बार चली जाती थी। उसके बाद है वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे उनको कोई प्रोजेक्ट दे दिया तो उसमें एक सीक्वेंस होगा, उसमें एक टाइम टेबल बनाना होगा। जब वो स्कूल का टाइम टेबल भी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते थे अपनी अटेंशन कंसंट्रेशन की वजह से, तो ऑफिस के टाइम को भी वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी जॉब्स करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, खासकर जो सिटिंग जॉब्स होती हैं। अगर स्पोर्ट्समैन हैं तो उनके लिए ये चीज़ जो है वरदान बन जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे एथलेटिक्स में स्पोर्ट्समैन हैं जो इनको ADHD है, जिसकी वजह से वो काफ़ी सारी ज़िंदगी में सक्सेस पाते हैं। बट हाइपर एक्टिविटी और इनअटेंशन की वजह से उनको भी प्रॉब्लम बाकी एरियाज ऑफ लाइफ में तो आएगी, स्पोर्ट्स में चाहे ना भी आए। जैसे कि माइकल फेलिप्स जो है जिनको 28 गोल्ड मेडल्स मिले हैं, उन्होंने भी गांजा लिया था। क्योंकि चक्कर क्या होता है कि जो लोग ADHD होते हैं उनमें एडिक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जॉब लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, रिलेशनशिप में जो इश्यूज़ हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। तो इवन माइकल फेलिप्स जो कि इतने ज़्यादा डिसिप्लिन थे, वो भी जब एक बार ओलंपिक से गए तो उन्होंने एडिक्शन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद दोबारा उन्होंने ओलंपिक से वापसी की, फिर उन्होंने मेडल लिया। बट उसके बाद तो उनको खुद को मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि बार बार तो आप अपनी मेडल नहीं ले सकते एक एज के बाद। उसके बाद है कि सस्टेन्ड मेंटल अटेंशन, मतलब किसी चीज़ में लंबे समय तक आपको ध्यान लगाना है, चाहे वो खेलने वाली चीज़ क्यों ना हो। जैसे आपको कोई गेम ही खेलनी है, जैसे चेस ही खेलनी है जिसमें आधा घंटा 15 मिनट लग सकता है, तो वो आपके बस की बात नहीं होगी। उसको खेलना जो है बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। उसकी बजाय क्रिकेट बहुत अच्छा है कि क्रिकेट जो है अगर चल रहा है तो हर ओवर के बाद जो है उसमें एड्स आ रही हैं, दिमाग इधर से उधर जा रहा है, तो वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है कि अगर आपके आसपास से कोई भी निकल गया, आप काम कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस के कैबिन में बैठे हुए हैं, पीछे से कोई निकल गया तो आपका दिमाग वहीं चला जाएगा, या कोई और बात करने आ गया तो आप उसी में गुम हो गए, जो मेन काम है वो रह गया। और जो लास्ट था कि कभी बिल देना भूल जाएंगे, कभी क्रेडिट कार्ड के बिल जो है वो देना भूल जाएंगे। अब तो खैर चलो पेटीएम से या बाकी चीज़ों से ही आपको बिल देने होते हैं, बट वो जो लाइनें हैं वो टाइम लाइन जो है वो निकल जाएगी, उसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे ही उन्होंने इन क्राइटेरिया को सुना, उन्होंने कहा ये तो सब मुझसे मैच होते हैं। मैंने कहा देखिए, क्योंकि आपकी एडल्ट ADHD है और मैंने जो आपको क्राइटेरिया रन थ्रू किए हैं, तो हम एक प्रोफेशनल टेस्ट कराएंगे जो एडल्ट ADHD के लिए होता है। अगर उसमें भी आता है तो फिर विल स्टार्ट द मेडिसिन। तो जब हमने प्रोफेशनली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैम से टेस्ट कराया तो उसमें भी उनका ADHD था, बहुत ही क्लियर कट था, और क्योंकि वो इंटेलिजेंट थे तो वो किसी ना किसी तरह से काम चल रहा था। उसके बाद जब उन्होंने मेडिसिन स्टार्ट की तो 2 महीने में ही उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया,
और उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स भी बेटर हो गए और वो अपनी जॉब को भी बेटर मेंटेन कर सके। और उन्होंने वो जो GAD या जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लिए मेडिसिन स्टार्ट की थी वो भी बंद कर दी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कई बार जो है, क्योंकि जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में भी जो क्राइटेरिया होते हैं उसमें कंसंट्रेशन आता है, फिर उसके बाद जो है उसमें इम्पेशेंस आती है, रेस्टलेसनेस आती है। तो कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि इनको जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, या कई बार गूगल पे खुद से भी लोग डायग्नोज कर लेते हैं अपने आप को, ओवर थिंकिंग है, दिमाग इधर से उधर चलता रहता है, बट एक्चुअली हो सकता है कि उनको ADHD की प्रॉब्लम हो। तो अगर समराइज़ किया जाए इसको तो वो ये है कि ADHD में हाइपर एक्टिविटी होगी, इम्पल्सिविटी होगी, इनअटेंशन होगी, और इसका जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो स्टिमुलेंट्स हो या मिथाइलफेनिडेट होगा। सेकंड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है वो एटामॉक्सिटिन होगा। उसके अलावा अगर चाहता है कोई तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, स्ट्रक्चरिंग और टास्क को छोटा करना, या अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपनी जॉब को सिलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें भी कर सकता है, बट ये सब चीज़ें बाद में आएंगी। सबसे पहले जो है वो ट्रीटमेंट का पार्ट आता है, वो भी मेडिसिन के फॉर्म में, और वो भी काफ़ी लंबा चलेगा, क्योंकि 12 से 20 साल तक अक्सर 50 to 60% लोगों में ADHD की प्रॉब्लम जो है वो सेटल हो जाती है। लेकिन अगर अभी भी सेटल नहीं हुई है तो हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग भी मेडिसिन लेनी पड़े। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।